सुप्रभात, नमस्कार, वंदन। आज पॉलिटिकल साइंस 12th का वेरी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्नों उत्तर के साथ हम लोग आज क्लास शुरुआत करेंगे। और आज का क्लास जो होगा प्रश्न नंबर 1 से लेकर 36 क्वेश्चन तक, 1 से लेकर 36, ठीक है ना। चलिए बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन जो है पहला स्टार्ट करते हैं। प्रश्न, पश्चिमी गठबंधन और पूर्वी गठबंधन से आप क्या समझते हैं। अच्छा, आपको पता है कि पश्चिमी गठबंधन जो है या पूर्वी गठबंधन जो है क्या। तो पश्चिमी गठबंधन जो है वो है नाटो। क्या है? नाटो, जो कि अमेरिका का एक सैन्य संगठन है जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना जो है, पश्चिमी गठबंधन की जो स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949। कब? तो 1949 को जो है स्थापना हुआ था, 4 अप्रैल को, ठीक है ना। अच्छा, पश्चिमी गठबंधन का जो मुख्यालय है बच्चों वह है वाशिंगटन डीसी, यूएसए में। और उस समय जो है था, जिस समय शीत युद्ध का दौर चल रहा था, जिस गठबंधन का यहाँ जिक्र किया है प्रश्न में, तो उस वक्त जो है आपका पश्चिमी गठबंधन जो था वो नाटो था। कौन था? ये याद रखना आपको, नाटो, ठीक है। और नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 4 अप्रैल 1949। उस वक्त जो है मात्र जो है इस संगठन में 12 देश इन्वॉल्व था। उसके बाद ये भी बता दूं कि अभी जो वर्तमान में इसका जो सदस्य है वो 32 है। कितना है? 32। अभी जो है वर्तमान में वो 32 सदस्य है पश्चिमी गठबंधन में, ठीक है। और अगर हम लोग पूर्वी गठबंधन की बात करें, पूर्वी गठबंधन जो है वो सोवियत संघ की बात किया जा रहा है। सोवियत संघ में एक संगठन था जिसका नाम था वारसा। क्या नाम था? वारसा, ये याद रखना है, ठीक है ना। इसकी स्थापना जो हुई थी 14 मई 1955 को हुआ था। कब हुआ था? 14 मई 1955 को स्थापना हुआ था, ठीक है। और यह एक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन था। और इसकी जो संस्थापक सदस्य थे लमसम 15 था। लेकिन अभी यहाँ की सदस्य जो है घट गया है, जबकि नाटो का सदस्य क्या हुआ है? बढ़ा है, 12 से 32 हो गया है। लेकिन वारसा का जो सदस्य है वो 15 से घट करके अभी 8 या 7 है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो है ये आप समझ गए कि क्या है पश्चिमी गठबंधन और पूर्वी गठबंधन। पूर्वी और पश्चिमी में जो है विचारधाराओं की लड़ाई थी। एक अमेरिका और एक तरफ था सोवियत संघ। चलिए बच्चों, अब हम लोग आंसर में बोलता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया, अब हम लोग अगर दूसरी विश्व युद्ध की बात करें तो शुरुआत कब हुई थी? 1 सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर जब हमला कर दिया था। हालांकि अगर द्वितीय विश्व युद्ध का अगर विस्तार जानकारी लेना है तो ये जो है 1939 से लेकर 45 तक जो युद्ध चला, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच हुआ था, ठीक है ना। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। अब बोल रहा है द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुई? तो 1945 के बाद पूरी दुनिया 2 खेमों में बट गई। एक था पूंजीवादी तर्क की ओर और एक था समाजवादी की ओर, ठीक है ना। अभी मैं बताऊंगा पूंजीवादी क्या है। अब क्या है कि यह विभाजन सबसे पहले यूरोप में हुआ। जब यूरोप की बात करें तो यूरोप में जो है ये सबसे ज्यादा जर्मनी को झेलना पड़ा। जर्मनी में एक बर्लिन शहर है, वहां पर जो है पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी आपस में बट गया और बर्लिन का एक दीवार बना दी गई। और बर्लिन की दीवार जो था 150 किलोमीटर खींच दी गई। अब यही कारण है कि पूर्वी यूरोप वाले जो था पूर्वी गठबंधन के अर्थात साम्यवादी विचारधारा पर प्रभावित था, और पश्चिमी यूरोप यानी पश्चिमी जर्मनी जो था पश्चिमी गठबंधन अर्थात पूंजीवादी की विचारधारा से प्रभावित था। अब पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देशों ने अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी विचारधारा का पक्ष लिया, जैसा कि मैंने बताया, जबकि पूर्वी यूरोप के देशों ने सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी विचारधारा का पक्ष लिया।
अब हम लोग को ये जानना है कि पूंजीवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा क्या है। तो पूंजीवादी देश ऐसे अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जहां सभी उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, जिसको हम लोग प्राइवेट बोलते हैं, ठीक है। और पूंजीवादी से क्या होता है कि पूंजीवादी जो है रोजगार, पूर्ण रोजगार। अब अगर हम लोग साम्यवादी विचारधारा की बात करें तो यह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है और क्या है कि यहाँ पर इक्वालिटी का पर ध्यान दिया जाता है। और ज्यादातर जो है देश पूर्वी यूरोप का साम्यवादी विचारधारा को बिलीव करने लगे, खास करके पूर्वी जर्मनी और पूर्वी यूरोप वाले देश जो हैं साम्यवादी विचारधारा पर बिलीव करने लगे, प्रभावित हो गए। और आगे देखिए क्या कहता है कि साम्यवादी विचारधारा का पक्ष लिया, इसलिए ये खेमे पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। बोल रहा है कि कोई दो कारण दीजिए कि छोटे देशों ने शीत युद्ध के युग में मैत्री संधियों में महाशक्तियों के साथ अपने आप को क्यों जोड़ा। आपका आंसर है परस्पर विरोधी गुट। विरोधी किसको कहा जा रहा है, तो पूंजीवादी और साम्यवादी को विरोधी गुट कहा जा रहा है। पूरी दुनिया जो है इन दो विचारधाराओं में बट गई थी, इसलिए विरोधी गुट कहा जाता है। छोटे देशों ने महाशक्तियों के साथ अपने अपने जुड़ाव का इस्तेमाल निजी हित में किया। जैसे मान लिया जाए जिसका वर्चस्व है उस पार्टी में अगर आप रहते हैं तो कहीं ना कहीं जो है कोई दूसरा देश आप पर जो है अत्याचार नहीं कर सकता है। यही कारण है कि ये अमेरिका के साथ या फिर कह सकते हैं कि सोवियत संघ के साथ अपने आप को जोड़कर देखते थे। इन देशों की अपने पड़ोसी देशों से होड़ थी, यानी नाटो में और वार्सा में जो है आपस में जो पड़ोसी देश क्या होने लगे, जुड़ने लगे और उसका वर्चस्व का फायदा लेने लगे। दूसरा है इन देशों के स्थानीय प्रतिद्वंदी देशों के खिलाफ सुरक्षा का वादा मिला, यानी जो है नाटो जो है ये भी आश्वासन देने लगा पड़ोसी देशों को या फिर उनका समर्थक देशों को कि अगर आपकी विपरीत परिस्थिति आती है, आर्थिक स्थिति अगर दयनीय है, रोजगार की स्थिति दयनीय है तो मैं मदद करूंगा, है ना। अगर कोई देश आपको परेशान करे तो मैं सैन्य सुरक्षा प्रदान करूंगा, है ना, हथियार दूंगा। यही कारण है कि और वार्सा भी यही वादा करता था, यानी सोवियत संघ का जो संगठन था वो भी अपने सदस्य देशों को और उनके अनुयायियों को क्या करता था, ये वादा करता था। यही कारण है कि महाशक्तियों के साथ जो है छोटे छोटे देश जो है शीत युद्ध के दौरान जो है मैत्री यानी दोस्ताना व्यवहार बनाया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में आते हैं। बोलता है कि शीत युद्ध काल के दो प्रतिद्वंदी सैन्य संगठन के नाम लिखें। देखिए नाटो जो है अमेरिका और वार्सा जो है ये किसका है, तो सोवियत संघ का है। नाटो की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। यह एक सैन्य गठबंधन है या संगठन है। इसकी स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। इसकी मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। और इसका जो सदस्य देश था जिस समय शीत युद्ध का दौर चल रहा था मात्र 12 था, लेकिन वर्तमान में भी जो है 32 है। जितने भी यूरोप के देश हैं लमसम नाटो का सदस्य भी है, ठीक है ना। अब वर्षा की बात करते हैं तो वर्षा जो है सोवियत संघ का एक सैन्य संगठन है और राजनीतिक संगठन भी है। इसका जो स्थापना हुआ था 14 मई 1955 को, 14 मई 1955 को हुआ था। और नाटो हालांकि पहले हो गया था 4 अप्रैल 1949 को। कब, तो 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। इसमें जो है शीत युद्ध काल के दौरान जो है 15 देश जो है इनका सदस्य था। कहीं ना कहीं नाटो से ज्यादा सदस्य जो ग्रहण करके रखा था वार्सा, ठीक है ना। और ये जो है सोवियत संघ को जो है प्रोटेक्ट करता था, समर्थक था। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है शीत युद्ध
किन दो विचारधाराओं के बीच संघर्ष हुआ? पूंजीवादी और साम्यवाद। पूंजीवाद किसको बोलते हैं? तो पूंजीवाद वह अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, व्यक्तिगत उसमें अधिकार होता है और इसमें पूर्ण रोजगार की संभावनाएं होती हैं। पूंजीवादी का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। पूंजीवाद जो है सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनाया था, ये भी जानना है आपको, ठीक है ना। एडम स्मिथ जो है पूंजीवादी विचारधारा जो है अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन नामक किताब में लिखा था। कब? 1776 में। सबसे पहले पूंजीवाद अपनाने वाला जो देश है, पूंजीवादी विचारधारा वाला जो है यानी प्राइवेटेशन वाला जो है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनाया था। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे बच्चों, यहाँ साम्यवाद का अगर जिक्र कर रहा है तो साम्यवाद जो है सार्वजनिक क्षेत्र होता है और पूंजीवाद जो होता है वो निजी क्षेत्र होता है, ये भी याद रखना। साम्यवाद यानी सार्वजनिक, तो साम्यवाद अर्थव्यवस्था वैसे अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिस देश में उत्पादन के सभी साधनों पर जो होता है सरकार का अधिकार होता है, सरकार के नियंत्रण में होता है, ठीक है ना। इसका जो जनक है साम्यवाद अर्थव्यवस्था का, वो है कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स जो है बच्चों दास कैपिटल नामक जो है किताब लिखा था। और सबसे पहले अगर कोई साम्यवाद अर्थव्यवस्था अपनाया है तो है सोवियत संघ यानी रूस। अब आगे आते हैं हम लोग, शीत युद्ध से क्या अभिप्राय? शीत युद्ध से क्या अभिप्राय? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 100% आने की गारंटी है। बड़ा शीत युद्ध उस स्थिति को कहा जाता है जहां देशों के बीच प्रतिद्वंदिता यानी कंपटीशन होता है, तनाव होता है और संघर्ष तो जारी रहता है, लेकिन यह संघर्ष और तनाव युद्ध का रूप नहीं लेता, यानी सशस्त्र का इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ विचारधाराओं की लड़ाई थी। मन ही अन्य देशों को जो है ये कन्विंस किया जा रहा था कि पूंजीवादी अगर आप अपनाओगे तो सबसे पहले जो है आप विकास कर जाओगे, और साम्यवादी का कहना था कि अगर समाजवादी अगर अपनाओगे, साम्यवादी अर्थव्यवस्था अपनाओगे तो सबसे पहले जो है देश की उन्नति होगी, विकास होगी, सभी लोगों को रोजगार मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये विचारधारा की लड़ाई थी, हथियार की लड़ाई नहीं थी, इसलिए इसका नामकरण रख दिया गया शीत युद्ध। आगे चलिए क्वेश्चन मतलब आंसर है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका के दो महाशक्तियों के रूप में उभरे। दोनों अस्त्र शस्त्र ताकत में किसी से कम नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध के हालांकि जो है सोवियत संघ और अमेरिका जो है ये दोनों मित्र राष्ट्र की ओर से ही लड़ा था द्वितीय विश्व युद्ध, लेकिन उसके बाद जो है जब अमेरिका जो है परमाणु हथियार बनाने लगा और तो सोवियत संघ भी पीछे नहीं रहा, ये भी जो है अस्त्र शस्त्र बनाने में काफी आगे निकल गया। तो दोनों में जो है विचारधारा की लड़ाई जो है शुरू हो गई। लड़ाई किसी से कम नहीं थी, दोनों गुटों में तनाव और प्रतिद्वंदिता यानी कंपटीशन सदैव चलती रही, साम्यवादी और पूंजीवादी विचारधारा का। लेकिन दोनों गुटों ने कभी भी आमने सामने युद्ध करने का प्रयास नहीं किया, यानी युद्ध नहीं किया, लेकिन विचारधारा की लड़ाई थी। पूंजीवादी कोई बोलता है कि प्राइवेट इज बेटर, अमेरिका का कहना था कि प्राइवेट इज बेटर देन गवर्नमेंट सेक्टर, और साम्यवादी का विचारधारा था कि नहीं, अगर साम्यवादी अगर रहेगा अर्थव्यवस्था तो जितने भी साधन है सरकार के नियंत्रण में होगा, गरीबी अमीरी का विशेष ख्याल रखा जाएगा। लेकिन पूंजीवादी क्या है कि जो अमीर है वो और अमीर बनते चला जाता है और गरीब जो है गर्त में चला जाता है। लेकिन अगर रोजगार की दृष्टिकोण से देखेंगे तो पूंजीवादी में जो है सबसे ज्यादा रोजगार होता है, प्राइवेटेशन में सबसे ज्यादा रोजगार होता है और लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है, व्यक्तिगत आय बढ़ जाता है। अब आगे देखिए क्या कहता है कि टकराहट पूर्ण स्थिति को शीत युद्ध का नाम दिया गया है। सिर्फ टकराहट, ऐसा लगता है कि अब युद्ध होगी परंतु हुआ नहीं, यानी ना होता है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, बड़े पूंजीवादी या उदारवादी लोकतंत्र गुट का नेतृत्व कौन देश कर रहा था? तो अमेरिका कर रहा था। कौन कर रहा था? अमेरिका। और इसका संगठन का नाम जो था वो था नाटो, आपको याद रखना है।
नाटो, ठीक है ना। और नाटो का जो स्थापना हुआ था 4 अप्रैल जो है 1949 को हुआ था। ये क्वेश्चन आएगा बच्चों कि पूंजीवादी जो है या पूंजीवाद या उदारवादी लोकतंत्र, इसको प्राइस मैकेनिज्म के नाम से भी जाता है, कीमत यंत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। कौन देश कर रहा था? तो अमेरिका कर रहा था, ठीक है। जहां तक अमेरिका की बात है बच्चों, अमेरिका की खोज जो है 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, है ना। और क्रिस्टोफर कोलंबस जो है पुर्तगाली था, उन्होंने स्पेन से यात्रा शुरू की, ठीक है ना। ये उत्तरी अटलांटिक से होकर के जो है 4 यात्राएं की, जिनमें से जो है अमेरिका की खोज किया, क्यूबा का खोज किया, ठीक है ना। तो ये आपको विशेष याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, समाजवादी साम्यवादी गुट का नेतृत्व किसने किया? तो सोवियत संघ ने किया, और इसका जो संगठन का नाम है वारसा है, ठीक है ना। और ये जो स्थापना हुआ 14 मई, कब? तो 14 मई 1955 को हुआ, ये आपको याद रखना है। और जिस समय शीत युद्ध काल का जो दौर चल रहा था, उस वक्त जो है 15 देश जो है इनका सदस्य था, और इसका नाटो का कितना था? 12 था, लेकिन अभी इसका जो है 32 हो गया है, इसका जो है 15 से घट करके और कम हो गया है। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया है, 1991 में हो गया था, जिसके कारण जो इसकी संख्या घट गई, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, लेकिन अभी इतना जानना है कि सोवियत संघ जो है साम्यवादी विचारधारा का जो है नेतृत्व किया था। इसका संगठन का नाम वर्षा था। 14 मई 1955 को जो है स्थापना हुआ। स्थापना के वक्त जो है 15 देश इसके सदस्य थे, यानी इसका विचारक थे। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं बच्चों, यहाँ कहता है कि साम्यवादी गुट के 4 देश का नाम बताएं जो समाजवादी अर्थात वर्षा में जो शामिल था। कौन? वर्षा में, जो 14 मई 1955 को जो है स्थापना हुआ था। 14 मई 1955 याद रखना है। उनका जो है सोवियत संघ खुद एक था, पोलैंड था, चेकोस्लोवाकिया था और बुल्गारिया। हालांकि इसमें और भी हैं, जैसे बेलारूस वगैरह है, तो 4 ही किन्हीं का नाम पूछा है। उसके बाद जो है पूंजीवादी गुट के 4 देशों का नाम बताया। पूंजीवादी अगर बात करें तो हम लोग नाटो की बात करेंगे। किसका? नाटो की बात करेंगे। नाटो की जो स्थापना हुआ था 4 अप्रैल, कब? 4 अप्रैल 1949 को, ये याद रखना है। इसमें कितना था? 12, और इसमें कितना था? 15 था, ठीक। अब यहाँ उनमें है ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, नॉर्वे, ठीक है ना। और नॉर्वे की बात कर दें, ये जो है ना HDI में नंबर 1 है, ये आपको ज्योग्राफी में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये 16 बार जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है नंबर 1 रहा है। हालांकि अभी वर्तमान में जो है फिलीपींस। अभी आगे आइए, यहां पर क्या है? अटलांटिक संधि संगठन, अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक, उसके मतलब यहाँ नाटो की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? तो नाटो की बात कर रहा है। नाटो जो है 4 अप्रैल 1949 को स्थापना हुआ, ठीक है। अब इसके बारे में पूछ रहा है, तो अगर नाटो की बात करें तो इसकी स्थापना तो हम लोग देख ही रहे हैं कि 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। इसकी जो है मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। सदस्य देश कितने थे? तो 12। वर्तमान में कितने हैं? तो 32, ठीक है ना। यह एक सैन्य संगठन है। अब आगे यहाँ पर आंसर इसका देख लेते, इतना सा तो हम अपने ही याद करके रखे हुए। स्वयं को संगठन का रूप दिया अप्रैल 1949, तो यहां कर दीजिए 4 अप्रैल। 4 अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, अटलांटिक ट्रीटी हुई, जिसमें 12 देश शामिल थे। इस संगठन ने घोषणा की कि उत्तर अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला तो उस संगठन देश एक दूसरे की मदद करेगा। देख रहे हैं ना, यहाँ पर क्या उद्देश्य था नाटो का, कि नाटो के जितने भी सदस्य देश हैं, यानी 12 है, तो 12 पर अगर कोई अन्य देश इस पर आक्रमण करता है
तो ये संगठन जो है मिल करके ट्रीट करेगा, उसका इलाज करेगा, ठीक है ना। फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, बोर्ड है पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया, तो दोबारा रिपीट कर गया, अमेरिका ने किया था, ठीक है। और अमेरिका का संगठन का नाम क्या है, नाटो, जो भी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 13 में आते हैं, बोर्ड है वर्षा संधि क्या है, तो वर्षा संधि जो है ये सोवियत संघ का संगठन है। किसका है, सोवियत संघ। अच्छा, सोवियत संघ की अगर बात आ रही है तो सोवियत संघ पहले रूस था, ये भी याद रखना है। अच्छा, रूस की क्रांति कब हुई, 1917 में हुई, ये भी याद रखना है। रूस की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है बच्चों, अक्टूबर की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और इस क्रांति में, रूस की क्रांति में जो है व्लादिमीर जो है लेनिन, उसका बहुत बड़ा रोल है। कौन है, सोवियत रूस का जो है, रूस की क्रांति या बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुआ, इसमें जो है व्लादिमीर लेनिन का जो है बहुत बड़ा भूमिका है, क्योंकि रूस के अंदर जो है साम्यवादी अर्थव्यवस्था को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाया था, ठीक है। और 1917 के बाद 1922 में जो है यह जो है गठबंधन जो है बनना शुरू हुआ, यानी संघ का बनना शुरू हुआ, सोवियत संघ का। सोवियत संघ कब बना, 1922 में। रूस या बेल्शेविक या अक्टूबर क्रांति कब हुआ, 1917 में, ये याद रखना है। और क्रांति में सबसे बड़ा भूमिका किसका था, व्लादिमीर लेनिन का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आंसर में, बोल रहा है कि नाटो की तरह पूर्वी गठबंधन को वर्षा संधि, वर्षा पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी अगुवाई सोवियत संघ ने किया और इसकी स्थापना जो है 14 मई 1955 में हुई थी। इसका मुख्य काम था नाटो में शामिल देशों को मुकाबला करना। नाटो क्या यहाँ पर अभी कहा के गया है कि अगर कोई इस संगठन में, यानी 12 देश में कोई अगर हमला करता है उस पर, तो हम लोग मिल करके जो है उसको ट्रीट करेंगे, इलाज करेंगे और एक दूसरे को मदद करेंगे। अब वर्षा भी कहता है कि अगर मेरे वर्षा वाला सदस्य, यानी 15 इसका सदस्य था, तो इसमें अगर कोई हमला करता है, अत्याचार करता है, ठीक है ना, तो उस पर जो है वर्षा मिल करके क्या करेगा, उसका सामना करेगा, यानी मुकाबला करेगा, बस। अब आगे आते हैं हम लोग 14 क्वेश्चन में। यहाँ कहता है कि वर्षा संगठन के कुछ प्रमुख देशों का नाम, अभी तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, उधर पीछे पढ़ के आ रहे हैं, तो रोमानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड। अब आ गया ये, हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। लौ आवरण से आप क्या समझते हैं, इस शब्द का प्रयोग किसने किया, ये भी क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। बोला है कि पूर्वी यूरोप के स्थित देशों की श्रृंखला पूंजीवादी, देखिए यहाँ पूंजीवादी यूरोप और सोवियत संघ के बीच जो है लौ आवरण, यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा है, लौ आवरण थे। 1947 के शुरू में पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, यूगोस्लाविया, है ना, या आदि पूर्वी यूरोप के देशों पर सोवियत प्रभाव स्थापित हो चुका, यानी इसका समाजवादी जो है प्रभाव पड़ा। अब समाजवादी क्या है, साम्यवादी क्या है, तो अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधन, जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उस देश में, सभी पर जो है गवर्नमेंट का, यानी सरकार का जो है नियंत्रण होता है। तो ये सब कोई समझने लगे ये सारे देश कि जो है, जो भी अगर देश की भला होगी तो साम्यवादी ही कर सकती है, क्योंकि वहां समान अवसर जो है सरकार देगी। और प्राइवेट में क्या होगा, प्राइवेट में क्या होगा, जो अमीर है, पूंजीपति लोग हैं, और अमीर होता चला जाएगा, और गरीब होता चला जाएगा। यही कारण है कि ये सारे देश जो है सोवियत से प्रभावित हो गए। इसे चर्चिल के शब्दों में, चर्चिल क्या कहता है कि लौ आवरण का गिरना कहा गया, यानी जो है ये चर्चिल के शब्द में कहा गया कि ये जो है ना कि लौ आवरण का गिरना है, किसका, साम्यवादी। अब आगे हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में 16 में। बोला कि दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से था, बोला अमेरिका देश, अफ्रीका, एशियाई कम्युनिस्ट, या तो यहाँ तो हम लोग जानते हैं कि कम्युनिस्ट जो है, ये जो है कम्युनिस्ट कहाँ की
राजनीतिक पार्टी थी? तो ये जो राजनीतिक पार्टी थी सोवियत संघ का। और जितने भी समाजवादी देश अपनाया गया है, जितने भी जो है साम्यवादी अर्थव्यवस्था का विचारधारा में गया है, उसको जो है दूसरी दुनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूसरी दुनिया। अच्छा, अगर साम्यवादी की बात करें, कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें, तो वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का नियंत्रण हो, गवर्नमेंट का नियंत्रण हो, तो उसको दूसरी दुनिया कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। और मैं आपको दूसरी दुनिया के बारे में बता सकता हूं कि शीत युद्ध के दौर में जो देश साम्यवादी के खेमे में शामिल था, उसे दूसरी दुनिया कहा गया है। ठीक है ना। अब अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका तो भैया ये पूंजीवादी का विचारधारक था। ठीक है ना। और एशिया के भी कुछ देश जो हैं रूस में शामिल था, और कुछ देश जो है नाटो में भी शामिल था। तो कहने का मतलब ये होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 में आते हैं। बोलता है कि पहली दुनिया या नई दुनिया, इसको नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। जब क्रिस्टोफर कोलंबस जो है अमेरिका की खोज की थी, तो अमेरिका को नई दुनिया के दर्जा दिया था। तो पहली दुनिया जो है क्या है, इसके कुछ देशों का उदाहरण दे। पूंजीवादी देशों की पहली दुनिया कहा गया है पूंजीवादी। अब पूंजीवादी किसको कहा जाता है? तो वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, प्राइवेटेशन का बोलबाला होता है, उसको हम लोग पूंजीवादी कहते हैं। ठीक है ना। और उसे क्या कहा जाता है? तो पहली दुनिया कहा जाता है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल आदि देशों की पहली दुनिया का देश कहा जाता है। अच्छा, ब्रिटेन की बात करें तो सबसे पहले जो है औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हुआ था 1850 के दशक में, भी याद रखना है। पूरी दुनिया में जो है, अगर आज जो है मशीन के खेल होता है, कलयुग का खेल हो रहा है, तो ये शुरुआत जो है ग्रेट ब्रिटेन से हुई थी। अगर हम लोग पुर्तगाल की बात करें तो क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करें या वास्को डी गामा की बात करें, ये सब पुर्तगाली थे। ठीक है ना। विद्वान है लोग, ये लोग जो है देशों की खोज की है। ठीक है ना। अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। बोल रहा है कि द्वितीय विश्व की अवधारणा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, यानी द्वितीय विश्व युद्ध का जो है घटना जो है कैसी हुई। तो यहाँ बोल रहा है शीत युद्ध के समय द्वितीय विश्व युद्ध की अवधारणा की उत्पत्ति हुई। बड़े द्वितीय विश्व युद्ध की अवधारणा की उत्पत्ति, यानी शीत युद्ध के समय द्वितीय विश्व युद्ध की अवधारणा की उत्पत्ति। यहाँ तो जस्ट उल्टा आंसर लिखा हुआ है, यानी यहाँ होता शीत युद्ध की अवधारणा। चलिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं। उत्पत्ति हुई अर्थात दुनिया दो गुटों में बट गई। किस समय? यहाँ अगर द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी जो है दो गुट में मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र में बटा हुआ था, ये सही है। और शीत युद्ध के दौरान भी दो गुटों में बटा हुआ था, एक था पूंजीवादी और एक था साम्यवादी। अच्छा, अगर हम लोग शीत युद्ध की बात करें तो ये जो है 1945 से शुरू हुई थी, से लेकर 1945 से लेकर अगर आप चले तो 1991 तक चला। ठीक है ना। लमसम 50 साल जो है, 45 साल जो है शीत युद्ध का दौर चला। और इसमें भी दो गुट बटा हुआ था, एक पूंजीवादी और एक साम्यवादी। अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें हम लोग तो ये भी मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में बटा हुआ था। अगर यहाँ पर बात करता है पूंजीवादी देश, यहाँ बोल रहे उत्पत्ति हुई अर्थात दुनिया दो गुट में बट गई पूंजीवादी, उसके मतलब यहाँ शीत युद्ध की बात हो रही है। तो पूंजीवादी देश पहली दुनिया कहलाते थे, साम्यवादी देशों को दूसरी दुनिया ने द्वितीय विश्व कहा गया। ठीक है ना। कब की बात कहा जा रहा है? तो यहाँ शीत युद्ध की बात कहा जा रहा है। ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग 19 क्वेश्चन में। बोल रहा है कि दूसरी दुनिया या साम्यवादी खेमे के देश किसे कहा जाता है। तो अभी तो हम लोग बोले कि शीत युद्ध के दौरान जो है जितने भी साम्यवादी विचारधारा के देश थे उसे क्या कहा जाता है? तो दूसरी दुनिया कहा जाता है। अब आंसर देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत सेना ने पूर्वी यूरोप के देशों को फांसीवादी, यानी यहाँ फांसीवादी नहीं बल्कि पूंजीवादी बोलना है। क्या बोलना है यहाँ? एक मिनट, फांसीवादी लिख दिया। पूंजीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया था। इन देशों के राजनीतिक प्रणाली और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया। इन्हें मार्क्सवादी, यानी यहाँ होता समाजवादी, क्या होता दिख रहे ना शब्दों का जो है
धजिया उड़ा दिया गया है बर्मा प्रेस में। यहाँ होता समाजवादी खेमे का देश का दूसरी दुनिया कहा जाता है। यहाँ क्या होगा समाजवादी, यहाँ क्या होगा पूंजीवादी। पूंजीवादी ताकतों से छुड़ा करके जो है साम्यवादी खेमे में जो है लाया गया, मिलाया गया, उसको जो है दूसरी दुनिया कहा जाता है। अब आते हैं हम लोग 20 क्वेश्चन में। प्रश्न है तीसरा विश्व किसे कहा जाता है। ये तीसरा विश्व जो है शीत युद्ध के काल में ना ही अमेरिका के विचारधारा से प्रभावित था, ना ही साम्यवादी विचारधारा से था। ये लोग अलग था, पृथकवाद था। उस घटना से ये लोग अपने आप को पृथकवाद था, तो उसे तीसरी दुनिया कहा जाता है। अब यहाँ आंसर कहता है कि तीसरी दुनिया का आशय एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों से है। ये देश विकासशील और अविकसित व्यवस्था में है, और आज के डेट में इसको हम लोग कहते हैं कि गुटनिरपेक्ष, ठीक है ना। ये जो था एक गुटनिरपेक्ष का जो है उत्पत्ति हुई, गुटनिरपेक्ष। आपको ये याद रखना है कि गुटनिरपेक्ष क्या है, ये क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है ना। ये जो है अपने आप को मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं, अमेरिका से भी दोस्ती रखता है, और ये जो है साम्यवादी विचारधारा सोवियत संघ से भी दोस्ती रखती है, दोनों से व्यापार संबंध रखता है। और ये पिछड़ी हुई देशें होती हैं, संघर्ष कर रहा है भी विकास की ओर अग्रसर है, तो इसको जो है तीसरी दुनिया कहा जाता है। और भारत भी तीसरी दुनिया में आता है। अब आइए 21 क्वेश्चन में नई विश्व व्यवस्था क्या है। अब सोवियत संघ की विघटन, अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा विघटन का। ये जो है 1989 से जब जर्मनी में एक बर्लिन की दीवार 150 किलोमीटर बनाया गया था बच्चों, उस बर्लिन के दीवार को 1989 में पूर्वी यूरोप के, चूंकि जर्मनी को दो भाग में बांटा गया था, पूर्वी और पश्चिमी, तो पूर्वी जर्मनी वाले जो थे साम्यवादी विचारधारा को से प्रभावित था। और जब देखा कि पश्चिमी जर्मनी जो है या पश्चिमी यूरोप जो है काफी डेवलप हो गया, तब जाकर के जो है ये अपना कंपेयर करने लगा किससे, पश्चिमी यूरोप से, पूर्वी वाला। जब देखा कि पश्चिमी वाला काफी विकास कर गया, तो बर्लिन की दीवार जो है 1989 से लेकर के 91 के बीच जो है तोड़ दी जाती है। और इस तरह जो है पूर्वी यूरोप वाले जो सोवियत संघ के विचारधारा से प्रभावित थे, वो जाकर के पूंजीवादी विचारधारा अपनाने लगे, यानी अमेरिका के विचारधारा को अपनाने लगे। इसको शॉक थेरेपी भी कहा जाता है। शॉक थेरेपी भी आपको पूछ सकता है कि शॉक थेरेपी क्या है। तो शॉक थेरेपी उस प्रणाली को कहा जाता है जब साम्यवादी देश जो है छोड़कर के जो है वो पूंजीवादी को अपनाता है। तो कहीं ना कहीं सोवियत संघ को छोड़ दिया, तो छोड़ देना मतलब विघटन, टूट गया। कब, 1991 को। अमेरिका आज एकमात्र जो है महाशक्ति है, या शक्ति सैन्य प्रभुत्व, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक प्रभाव और सांस्कृतिक बढ़त के रूप में है। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति का एकमात्र केंद्र जो है अमेरिका ही है। क्योंकि सोवियत संघ जब विघटन हो गया, इनके जो 15 सदस्य का जो गुट था वारसा, वो खत्म होने लगा था, धीरे धीरे जो है टूट गया, यानी समाजवादी छोड़ करके जो है पूंजीवादी को अपनाने लगा। क्योंकि लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों की उन्नति चाहिए, विकास चाहिए, है ना, नेशनल इनकम बढ़ना चाहिए, पर कैपिटल इनकम बढ़ना चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो है प्राइवेट को अपनाया गया। वहां कम मजदूरी दर और जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाने लगा। और साम्यवादी ऐसे देश हैं जो प्रतिभावान को ही सिर्फ नौकरी देती हैं और पेमेंट भी ज्यादा देता है, बाकी लोग क्या करेंगे। तो यही कारण जो है साम्यवादी विचारधारा के जो देश हैं वो पूंजीवादी को अपनाने लगा। अच्छा, भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो 1991 में बच्चों, 1991 में जो है नई आर्थिक नीति भी भारत अपनाई थी, ठीक है ना। नई आर्थिक नीति अपनाई थी जिसमें जो है एलपीजी लाया गया था। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो भारत भी जो है पूंजीवादी की ओर 1991 के बाद गया, ये भी जो है शॉक थेरेपी को अपनाया था, ठीक है ना। पूरी दुनिया जो है शॉक थेरेपी की ओर जाने लगा। शॉक थेरेपी कहने का मतलब है समाजवादी को छोड़ करके जो है पूंजीवादी की ओर जाने लगा। और पूंजीवादी जो देश है वो रोजगार देने लगा, रोजगार का सृजन करने लगा, लोगों की जो है गरीबी और जो है भूखमरी से बचने लगा, है ना, रोजगार मिलने लगा। यही कारण है कि शॉक थेरेपी भारत भी अपनाया,
यानी कहने का मतलब है नई, इसका नाम दिया गया नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, ठीक है ना। इसके तहत जो है एलपीजी लाया गया। चलिए आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ बोल रहा है कि यह शक्ति सैन्य प्रभुत्व, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक प्रभाव और सांस्कृतिक बढ़त के रूप में अब अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति का एकमात्र केंद्र अमेरिका है। अब जो है जब से विघटन हो गया, अब अमेरिका ही क्या हो गया, शेर हो गया है ना, इसलिए इसको पहली दुनिया कहा जाता है, इसलिए उसका वर्चस्व है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, देखिए ये जो है जॉर्ज बुश एकल ध्रुवीय विश्व अमेरिकी वर्चस्व नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। यानी कौन नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी, जॉर्ज बुश ने दिया था, ये भी याद रखना है। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ जो है चकनाचूर हो गया, विखंडित हो गया है ना 1991 में, और एकमात्र जो है नाटो जो अभी 32 वो जो है वर्तमान में जो है उसका सदस्य, वो जो है अकेला पूरा जो है ध्रुव में, यानी कह सकते हैं कि पृथ्वी का 2 ध्रुव है, नॉर्थ से लेकर के साउथ पोल, पूरी दुनिया पर वर्चस्व किसका है, तो अमेरिका का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। 22 में बोलता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सुधार से संबंधित मुख्य शिकायतें क्या थी। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसका नाम है यूएनओ, क्या नाम है, यूएनओ। चलिए यूएनओ जो है 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना की गई है। ठीक है, यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। अच्छा बच्चों, आपसे ये भी प्रश्न किया जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का क्यों बनाया गया या फिर क्यों उत्पन्न किया गया। तो इसका कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध, जब प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ उसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना होना शुरू हो गया है ना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है, इसका कहानी मैं बता दूं यूएनओ का, कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक संगठन बनी थी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। इससे पहले कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन था तो था लीग ऑफ नेशन। कब? 10 जनवरी 1920 को, 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन बनाया गया था। लेकिन इन्होंने दूसरा विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया। अंतर्राष्ट्रीय लीग ऑफ नेशन बनाने का मकसद था कि दूसरा विश्व युद्ध ना हो और आर्थिक नुकसान ना हो, लोग ना मरे, ठीक है ना, लोग आपस में ना झगड़े। लेकिन लीग ऑफ नेशन जो है इस दूसरा विश्व युद्ध को रोक नहीं पाता है, जिसके कारण जो है दूसरा विश्व युद्ध हो जाता है और उसके जगह पर इसका उत्तराधिकारी जो है, लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी जो है यूएनओ को बनाया जाता है, मजबूत तरीके से बनाया जाता है, इसका चार्टर बनाया जाता है, यानी एक प्रकार का संविधान भी बनाया जाता है। ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूएनओ का जो उत्तराधिकारी कौन था, लीग ऑफ नेशन, जो 10 जनवरी 1920 को बनाया गया था। अच्छा, अगर हम लोग इसका बता दें कि यूएनओ का जो है मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है, इसकी मुख्यालय जो है कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। और सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन समाप्त होने के बाद जो है 4 महीने बाद जो है यूएनओ को बनाया गया था, है ना। इसका संविधान को क्या कहा जाता है, चार्टर कहा जाता है। अच्छा, चार्टर में जो है बच्चों इसका भाग जो है यानी अध्याय जो है 19 है और अनुच्छेद जो है कुल मिलाकर के 111 है। ठीक है ना। और अभी जो है ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि यूएनओ में भी सदस्य देश कितने, तो 193 है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, यूएनओ को कुल 6 अंग है। कितने अंग है, 6 अंग हैं। पहला है महासभा, इसके द्वारा ही जो है किसी भी सदस्य का चयन किया जाता है। उसके बाद सुरक्षा परिषद है जिसका 15 सदस्य हैं। उसके बाद है आर्थिक और सामाजिक परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय है, ट्रस्टीशिप परिषद है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं, इस प्रश्न का जवाब हम लोग ढूंढते हैं। बड़ा इस प्रस्ताव में 3 मुख्य शिकायतों का जिक्र था। किसमें? संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सुधार से। पहला था सुरक्षा परिषद, जिसका भी हम लोग 6 अंग बताए, उसमें से दूसरा अंग कहा जाता है सुरक्षा परिषद को। ठीक है ना। पहला था महासभा और दूसरा में आता है सुरक्षा परिषद, जिसका सुरक्षा परिषद का बच्चों 15 सदस्य होते हैं। कितने? 15 हैं। ठीक है, जिनमें 10 जो है अस्थाई है और 5 जो है अस्थाई है, जिसको बिट्टो का पावर मिला हुआ है। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। बड़ा पहला, सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती है। यानी कहने का मतलब ये क्या कर रहा है
तो पक्षपात कर रहा है, पक्षपात करता है, जो इसका बड़ाई करेगा बस उसी को मदद करेगा, बाकी देशों को मदद नहीं करता है। अब आगे इसके फैसलों पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है। ज्यादातर जो है यूरोप का पक्षपात लेता है। सुरक्षा परिषद जो है किसका पक्षपात लेता है, तो यहाँ स्पष्ट कर रहा है पश्चिमी मूल्य यानी पश्चिमी देशों का हितों की छाप दिखती है। और इन फैसलों पर चंद देशों का दबदबा है, जिसको हम बिट्टो कह रहे थे, ठीक है ना। अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, चीन हो गया, तो इस सब का जो है दबदबा जो है ज्यादा है सुरक्षा परिषद में। अच्छा, यहाँ दबदबा क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका जितना भी संगठन है यूएनओ के अंदर सब तो अमेरिका में ही है, तो अमेरिका का दबदबा तो रहेगा। और नाटो का सदस्य मैक्सिमम देश कौन है, तो आपका जो है पश्चिमी यूरोप के वाले हैं, तो ज्यादा दबदबा होगा ही। अब आगे कहता है कि सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है, अमेरिका का ज्यादा दिखाई पड़ता है, बाकी को नहीं दिखाई पड़ता है। इन बढ़ती हुई मांगों के मद्देनजर 1 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अनानन के जांच शुरू करवाई की और सुधार कैसे किए जाए इस पर जो है चर्चा होने लगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है कि सोवियत प्रणाली के 2 दोषों को बताएं। यानी सोवियत प्रणाली जो था किस तरह का प्रणाली था, तो साम्यवादी था। आपको ये याद रखना है, सोवियत अगर बात किया जाए तो वहां का किस तरह का था, साम्यवादी, समाजवादी, ठीक है ना। और समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है, तो उत्पादन के सभी साधनों पर किसका नियंत्रण होगा, तो सरकार का होगा, सार्वजनिक क्षेत्र होगा। अब आगे यहाँ क्या दोष था देखिए, पूरा एक दल यानी एक ही पार्टी था जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी का शासन। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश था। लोग अपनी जो है प्राइवेट नौकरियां, प्राइवेट जो है अपना बिजनेस नहीं खोल सकता है। कहाँ, सोवियत प्रणाली में, समाजवादी में, वहां अंकुश था। इतनी आजादी नहीं थी भारत की तरह, वहां भी डेमोक्रेटिक थी लेकिन इतनी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी कि अपना जो है फ्लैट, अपना जो है होटल, अपना जो है दुकान, ऐसा नहीं होता है। अब आगे दूसरा दोष क्या है, नौकरशाही के कस्ते शिकंजे, यानी कहने का मतलब है कि सरकार का ही सिर्फ काम करना है, सरकार के अधीन में काम करना है, इसलिए बोल रहे नौकर शाही के कस्ते शिकंजे के कारण जो है आम जीवन जो है कठिनाई और सम्यक विकास में अवरोध हो गया। यही कारण तो है कि लोग साम्यवादी को छोड़ करके जो है पूंजीवादी को अपनाने लगा, और इसी को शॉक थेरेपी कहा जाता है। इसकी जो यही दोष के कारण जो है लोग साम्यवादी छोड़ करके जो है पूंजीवादी को अपनाने लगते हैं। यही कारण है कि अमेरिका का वर्चस्व बढ़ जाता है, महाशक्ति बन जाती है, पहली दुनिया बन जाती है, और सोवियत संघ कैसा दुनिया, तो दूसरी दुनिया बन जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं हम लोग 24 में। बोला है रूस की साम्यवादी क्रांति किस वर्ष हुई, तो 1917, ये हम पहले भी बता चुके हैं। हालांकि इसको रूस क्रांति ही नहीं बल्कि बोल्शेविक क्रांति और अक्टूबर की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये छेका सकता है कि बोलेगा कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई या अक्टूबर क्रांति किसे कहा जाता है, तो ये याद रखना। 25 क्वेश्चन में आते हैं, बोल रहा है कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी, तो साम्यवादी प्रणाली क्या था, यानी कह सकते हैं सिस्टम क्या था, तो वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर किसका जो है नियंत्रण होगा, तो सरकार का होगा। वहां आप जो है अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है ना, लोकतंत्र जैसा कि भारत है, या फिर कह सकते हैं कि वहां जो है आपको अपना खुद का कुछ नहीं होगा, सारा जो किसका होगा, तो गवर्नमेंट का होगा, सार्वजनिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 26 में, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। देखिए आ गया, सोवियत संघ का जो विघटन हुआ समाजवादी प्रणाली के कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ, क्योंकि यहाँ जो है सारी संपत्ति, सारी जो है उत्पादन के साधनों पर जो है सरकार का नियंत्रण होता है, और सरकार जो है कोई भी डिसीजन जो है ऑन द स्पॉट नहीं ले पाती है। और यही कारण है कि पूंजीवादी की अपेक्षा जो है साम्यवादी बहुत धीमी गति से प्रगति तो करती है लेकिन धीमी गति से करती है। यही कारण है कि समाजवादी का विघटन हो जाता है। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि स्टालिनवादी संगठन का विफलता, आर्थिक असंतोष, लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, तो यही कारण है कि लोग जो है इसको पसंद नहीं करता है। बड़ा एक सेवक तंत्री भ्रष्टाचार जो है सरकार में आज भी देख रहे हैं। भारत के अंदर जो है बड़े बड़े नेता जो हैं
दुबई में, तो दुनिया के कोई भी देश में जो है अपनी प्रॉपर्टी को खरीदारी कर रहा है, स्विस बैंक में अपना पैसा रख रहा है। तो सबसे ज्यादा जो है साम्यवादी में भ्रष्टाचारी है, नेता लोग, ठीक है ना। नेता से लेकर के उसके कर्मचारी तक जो है भ्रष्टाचार से लिप्त है। लेकिन प्राइवेट में बता दें, प्राइवेट में अगर एक जरा सा अगर आपकी गलतियां पाई जाती है तो तुरंत निरस्त कर दिया जाता है, उसको पद से हटा दिया जाता है। लेकिन समाजवादी में ऐसा नहीं होता है। बोले कि नस्लीय राष्ट्रवाद का उदय हो गया, ठीक है। मानव पूंजी की हानि होने लगा, ह्यूमन कैपिटल जो है यानी ज्यादातर जो है मानव पूंजी किसको कहते हैं, मानव पूंजी जो होता है मानव की स्वास्थ्य, शिक्षा और उसके प्रशिक्षण, इस पर ध्यान नहीं है सरकार का, ठीक है ना। सरकार सिर्फ जो है या नेता लोग जो है अपना जो है वर्चस्व लूटने के चक्कर में सांप्रदायिकता में आपस में लड़ाओ और अपना माला माल हो जाओ, ठीक है ना। अब नेक्स्ट कहता है कि पश्चात उदारवाद का प्रभाव ज्यादा है, जो है हम लोग जो है दूसरे देशों पर ज्यादा जो है डिपेंड होने लगे हैं। खास करके साम्यवादी वाला जो है अपना जो देखिए कि ज्यादातर जो है मैक्सिमम जो है दूसरे देश पर अगर मोबाइल खरीदना हो या फिर कोई भी सामान खरीदना हो, लाइट खरीदना हो, है ना, तो दूसरे देशों से बनकर आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 27 में बोल रहा है कि एक ध्रुवीयता और द्विध्रुवीयता का क्या अर्थ है। बोल रहे जब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का ताकत का केंद्र एक ही हो तो उसे एक ध्रुवीयता कहा जाता है। जैसे कि अमेरिका जो है, यूएसए जो है आज की दुनिया में अपने आप को मानता है, ठीक है ना। जैसे सोवियत संघ के पतन के बाद अमेरिका विश्व एक ध्रुवीय शक्ति बन गया है। यानी इसके अलावा जो है अभी देखिए नासा क्या है, इसका स्पेस एजेंसी है, और जितना भी दुनिया में नेटवर्क फैल रही है तो अमेरिका के द्वारा फैल रही है, तो कहीं ना कहीं एक ध्रुवीय शक्ति बन गई है। दूसरा है शीत युद्ध के समय में दो ध्रुवीय विश्व का उदय हुआ, जिसका नाम था एक पूंजीवादी और एक दूसरा था साम्यवादी। अर्थात दुनिया दो गुटों में बट गई, एक गुट का नेता अमेरिका और दूसरे गुट के नेता जो है सोवियत संघ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 28 में। यहाँ बोल रहा है कि एक ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं। जब विश्व अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में किसी एक महाशक्ति या विचारधारा का वर्चस्व हो तो उसे एक ध्रुवीय विश्व कहा जाता है, जैसे अमेरिका, ठीक है ना। जब से सोवियत संघ का विघटन हुआ है, पूरा अमेरिका जो है पूरा विश्व पर जो है उसका वर्चस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 29 में। बोला है कि प्रश्न अमेरिकी वर्चस्व का युग कब आरंभ हुआ, तो 1991 से, ये याद रखना है। कब से, 1991। आखिर 1991 क्यों, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हुआ, जर्मनी के बर्लिन का दीवार का गिरना, ये जो है अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 में आते हैं। विश्व व्यापार संगठन की भूमिका के बारे में बात करते हैं। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन की भी एक कहानी है बच्चों, ये कहानी आपको जानना चाहिए। और जब संयुक्त राष्ट्र संघ सन 1947 में, कब, यूएनओ की बात कर रहा है, यूएनओ जो है वो 1947 में व्यापार एवं रोजगार के पास एक फैसला लिया, है ना। इस फैसले के अनुसार हवाना, क्यूबा में, ठीक है ना, क्यूबा आप जान रहे होंगे उत्तरी अमेरिका के जो है द्वीप है, वहां पर जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार ने जो है आईटीओ की स्थापना किया था, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है बोल रहा है आईटीओ। कब, 1947 में जो है यूएनओ ने व्यापार और रोजगार को लेकर के एक संगठन बनाया जिसका नाम था इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इन्होंने जो है फेलवर हो जाता है, ये जो है सभी देशों को नियंत्रित नहीं कर पाता है, ठीक है ना। उस समय जो आईटीओ में सदस्य था मात्र 23 था। 23 जो देश जो है आपस में मिलकर के जो है क्यूबा हवाना में एक व्यापार रोजगार को लेकर के एक संगठन बनाया, लेकिन ये जो है फेलवर हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है तुरंत बाद 1948 में, कब, 1948 में जो है गेट का निर्माण करता है, GATT गेट, ठीक है ना, जिसका जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ नाम रखा गया था। कब, 1948 में। तो गेट जो है किसका उत्तराधिकारी बन गया, आईटीओ का गेट, ठीक है ना। लेकिन गेट भी जो है, और अगर इसका उद्देश्य बता दें तो व्यापार का नियमन बनाना या नियम बनाना, व्यापार में मदद करना, मुक्त व्यापार को
बढ़ावा देना इत्यादि जो है गेट का स्वभाव था या उद्देश्य कह सकते हैं, लेकिन इन्होंने भी फेलवर हो जाता है तब जाकर के जो है, हालांकि बहुत दिन जो है गेट जो है संभाले रहता है इस चीज को, लेकिन जो है 1 जनवरी को, कब, तो 1 जनवरी, याद रखिए 1 जनवरी 1995 को WTO का नाम दिया जाता है। तो यहाँ देखिए आईटीओ के बाद गेट, उसके बाद कौन संभाला, तो WTO कब स्थापना हुई, तो 1 जनवरी 1995 को जो है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। अब आते हम लोग आंसर में, बोल रहा है कि राष्ट्र संघ यानी जिसको हम लोग यूएनओ बोल रहे हैं, सदस्य देशों द्वारा आपसी व्यापार को बढ़ावा, उदारीकरण, वैश्वीकरण को बढ़ावा देना और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में समानता एवं समानता लाना था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर आ जाइए 31 में, यहाँ भी WTO की बात कर रहे तो WTO हम लोग अभी तुरंत पढ़ के आ रहे हैं। 1 जनवरी जो है 1995 में स्थापना हुआ, इसकी पूरी कहानी पढ़ के आ रहे हैं हम लोग। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, विश्व व्यापार संगठन। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं, विश्व व्यापार संगठन, यहाँ तो विश्व व्यापार संगठन लिख दिया, यहाँ लिख दिया है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या जानते हैं, देखिए यहाँ लिखा है विश्व स्वास्थ्य संगठन का उद्देश्य, तो यहाँ विश्व व्यापार नहीं होगा बल्कि विश्व स्वास्थ्य संगठन होगा, क्वेश्चन गलत है। अब यहाँ विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष संस्था, इसकी स्थापना 1948 में हुई है। इसकी मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में है। अब इसका उद्देश्य जानते हैं, बोल रहा है कि इसका उद्देश्य विश्व के लोगों के स्वास्थ्य के स्तर को सुधारने के लिए विभिन्न देशों की सरकारों को सहायता प्रदान करता है। जैसे अगर WHO की बात है तो जैसे कोरोना काल आप देखे होंगे, कोविड-19 देखे होंगे, उसमें पूरा विश्व जो है त्रस्त था, तो कहीं ना कहीं WHO जो है वैक्सीन देने का काम किया और लोगों को मदद करने का काम किया। ठीक है ना, सिर्फ कोविड नहीं, इस तरह का महामारी जितने भी आते हैं, पर्यावरण से रिलेटेड हो या प्रदूषण से रिलेटेड हो या कोई महामारी से रिलेटेड हो, तो उसमें WHO जो है बढ़ चढ़ करके मदद करता है। दूसरा क्या है, अनेक बीमारियों की रोकथाम, उपचार, शिशु तथा उसकी मां के स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार आदि कार्यों का संचालन इस संगठन के द्वारा किया जाता है। भारत के अंदर एक चल रही है आंगनबाड़ी, आप लोग सुने होंगे आंगनबाड़ी में, तो पौष्टिक आहार उसमें दिया जाता है ना, उसकी माँ के लिए जो है टैबलेट वगैरह, आयरन की गोली फ्री में जो है दिया जाता है। ठीक है ना, और शिशु की पढ़ाई के लिए वो भी जो है विशेष ध्यान रखा जाता है। अच्छा, जन्म लेने से पहले और जन्म लेने तक, जब तक 5 साल नहीं हो जाता है तब तक जो है इन संस्थाओं के माध्यम से जो है बच्चा और उसकी माँ पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 33 में, बहुत अंतिम हम लोग पहुंच चुके हैं। संप्रदायवाद के दुष्परिणाम। संप्रदाय का मतलब क्या होता है, जब दो धर्मों के लोग आपस में धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझने के चक्कर में आपस में जो झगड़ा होता है उसको हम लोग संप्रदाय या सांप्रदायिकता कहते हैं। अब आंसर क्या कहता है कि एक समुदाय का दूसरे समुदाय के प्रति अविश्वास बढ़ता है, जिससे राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधा आती है, आपस में झगड़ जाते हैं, है ना, पृथकवाद की जो है मन में विचार आने लगते हैं। बुराई दूसरा, धर्म के नाम पर बनाए गए संगठन, राजनीतिक दल देश के पृथकवाद को जन्म देता है। अभी मैंने तुरंत पृथकवाद का जिक्र किया कि जब आपस में झगड़ा करेंगे तो ना आप उसके धर्म में सहयोग करेंगे ना हम उसके धर्म में सहयोग करेंगे, तो आपस में क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। यही है संप्रदायवाद का दुष्परिणाम। तीसरा पॉइंट में है, सांप्रदायिक हिंसा में अपार धन जन की हानि होती है, जिससे देश का आर्थिक विकास अवरुद्ध होता है ना। जब आपस में लड़ेंगे तो देखते होंगे कर्फ्यू लगा दी जाती है ना, 144 धारा लगा दी जाती है, आपस में कोई बातचीत नहीं कर सकता है। तो इस तरह जो है देश और अर्थव्यवस्था का नुकसान हो जाता है। चौथा पॉइंट है, सांप्रदायिक राजनीतिक के कारण राजनीतिक दल भी अपनी उम्मीदवार योग्यता के आधार पर ना चुन करके सांप्रदायिक समीकरण के आधार पर जो है चुनते हैं। नहीं देखते हैं कि जहां पर जो है मुस्लिम वर्ग के लोग ज्यादा है तो वहां कैंडिडेट मुस्लिम चुन देता है, जहां पर हिंदू बहुल क्षेत्र है तो वहां पर क्या कर देता है, तो हिंदू को चुन देता है
तो ये जो है योग्यता के आधार पर ना चुन करके जो है सांप्रदायिकता समीकरण के आधार पर जो है कैंडिडेट को चुनता है। तो ये कहना कहीं संप्रदायवाद का जो है दुष्परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बोला है कि आज के विश्व में अमेरिका के वर्चस्व में क्या अभिप्राय है। ये तो हम लोग क्वेश्चन पीछे पढ़ के आ रहे हैं। बड़े सोवियत संघ के विघटन तो 1991 में, हालांकि 1989 में जब बर्लिन की दीवार गिरी थी तो बर्लिन की दीवार के गिरने के बाद जो है सोवियत संघ जो है विघटित हो गए। क्यों? क्योंकि जो है जितने भी समाजवादी विचारधारा के देश थे, जब अमेरिका यानी पूंजीवादी की विचारधारा को देखा कि कम समय में जो है अत्यंत प्रगति और उन्नति हो रही है, तो लोग जो है साम्यवादी को छोड़ करके जो है पूंजीवादी को अपनाया। इसी को शॉक थेरेपी कहा जाता है। सोवियत संघ का क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है, जिसके बाद जो है अमेरिका एकमात्र जो है महाशक्ति के रूप में उभर कर आता है। और यह शक्ति सैन्य प्रभुत्व यानी कहने मतलब नाटो, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक प्रभाव और सांस्कृतिक बढ़त के रूप में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति का एकमात्र केंद्र अमेरिका ही है। इसलिए इसका वर्चस्व पूरी दुनिया में है, जो नासा कर रही है। नासा कौन है? उसका स्पेस एजेंसी है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं ना वीडियो या देख रहे हैं ना, ये सब नासा का दिन है। ये हम लोग बांग्लादेश के उदय का क्या कारण थे, इसके बारे में जानते हैं। देखिए बच्चों, ये जो बांग्लादेश का या के उदय के जो कारण है, मैं कुछ अपनी तरफ से कहानी बता दूं, उसके बाद फिर आंसर बताऊंगा। बोला कि बांग्लादेश जो है भारत से 16 दिसंबर 1971 को आज़ाद हुआ, या बांग्लादेश की आज़ादी के लिए जो है 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। अच्छा, युद्ध का कारण बता दे रहे हैं कि जब पश्चिमी पाकिस्तान जो है पूर्वी बंगाल कहिए या पूर्वी पाकिस्तान में जो है जब उर्दू को लेकर के जो है थोपता है, एक भाषा थोप रहा है कि आपको उर्दू पढ़ना ही पड़ेगा, तो बंगला जो है बांग्लादेशी सबसे ज्यादा बंगला बोलने वाला है, तो वहाँ के लोग जो है विरोध करते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं? विरोध करते हैं। और जो है यही कारण है कि जब पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में जो है झड़प होती है तो भारत जो है उसमें जो है बचाव करता है बांग्लादेश को। ठीक है ना, और यही कारण है कि पाकिस्तान जो है भारत पर आक्रमण कर देता है। और इस युद्ध में जो है बांग्लादेश की जीत होती है, अर्थात भारत की जीत होती है, और इस तरह जो है उससे चंगुल से मुक्त कर दिया जाता है। अच्छा, बांग्लादेश की आज़ादी से जुड़ी कुछ और भी खास बातें हैं। बांग्लादेश की आज़ादी से पहले बंगाल को ब्रिटिश शासन के दौरान पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांटा गया। उसके बाद जो है 1955 में पूर्वी बंगाल का नाम बदल करके जो है, कब बदला गया? 1955 में पूर्वी बंगाल का नाम बदल करके जो है पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान नाम रख दिया गया। ठीक है ना, ये जो है पूर्वी पाकिस्तान जो है बच्चों 1955 में रखा गया, ये बात आपको याद रखना है। बांग्लादेश की आजादी के युद्ध 25 मार्च 1971 को शुरू हुआ, है ना। भारत जो है पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ तो 25 मार्च, कब? 25 मार्च को 1971 को जो है भारत पाकिस्तान की जो है युद्ध का क्या हो जाता है? शुरू हुआ। इस युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान बोले तो बांग्लादेश, है ना, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ जो है ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया। देखिए यहाँ पर ये याद रखना है, यहाँ जो है पाकिस्तानी सेना जो है पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाई थी जिसका नाम था सर्च लाइट। इस युद्ध में भारत ने ईस्ट इंडिया बंगाल के लोगों को मदद की थी। ठीक है ना, तो इस तरह जो है इसकी कहानी मैंने बताया। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या कहता है, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान को ही बांग्लादेश कहा जाता है। अवामी लीग कहाँ का था ये? तो पाकिस्तानी पार्टी यानी जिसको बोलते हैं मोहम्मद अली जिन्ना का पार्टी है, के सरकार निर्माण का विरोध किया गया। फलस्वरूप जनता ने पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह कर दिया। किसका? अवामी लीग का, कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अब मान लीजिए पश्चिमी पाकिस्तान जाकर के पूर्वी पाकिस्तान यानी बंगाल में जाकर के चुनाव लड़े, इसका जो है वहां के लोग विरोध किए थे। पाकिस्तानी सेना ने इस सेना की सहायता से विद्रोह को दबाने की आड़ में जो है पूर्वी पाकिस्तान पर कहर बरपा दिया। कौन? पश्चिमी पाकिस्तान। लाखों शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान में हस्तक्षेप किया,
तथा वहां स्वतंत्र सरकार के गठन का समर्थन किया। 1971 ईस्वी में भारत द्वारा बांग्लादेश के हस्तक्षेप किए जाने के प्रश्न पर पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया, लेकिन काफी अपमानजनक जो है परिस्थितियों में पाकिस्तान को आत्मसमर्पण करना पड़ा, हार स्वीकार करनी पड़ी और इस प्रकार जो है भारत के सक्रिय सहयोग 1971 ईस्वी में पूर्वी पाकिस्तान के स्थान पर स्वतंत्र स्वयंभू बांग्लादेश का उदय हुआ। कब? 1971 में, ये याद रखना है। और निर्माण के कुछ समय पश्चात बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर उसमें अपनी एक धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और साम्यवादी देश की स्थापना किया, घोषणा किया। ठीक है। और सुरक्षा परिषद हम लोग जानते हैं कि यहाँ जो है इसका जो है 15 सदस्य होते हैं और 10 जो होता है अस्थायी होता है और 5 जो होता है अस्थायी होता है, जिसको बिट्टो का पावर मिला है, यह अस्थायी सदस्य है। और 10 जो है अस्थायी, इसको 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। किसके द्वारा? तो महासभा के द्वारा। सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार को महासभा की बैठक होती है और जो उस योग है सुरक्षा परिषद यानी यूएनओ का सदस्य बनने लायक, जो अस्थायी सदस्य बन सकता है, उसको 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। कब? सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार के दिन जो है महासभा बैठक रखती है और उस बैठक में जो है अस्थायी सदस्यों का चयन होता है। भारत जो है अभी तक 8 बार जो है अस्थायी सदस्य बन चुका है। धन्यवाद बच्चों। आप सभी को कैसा लगा? अगर ठीक लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए मैं सभी विषयों का जो है लघु उत्तरीय प्रश्न बना करके आएंगे।